की क्लास आज की क्लास में जेई मेन और नीट के बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे। जिस न्यूमेरिकल में हम बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल लेंगे, प्लस ये न्यूमेरिकल के जो एप्लीकेशन हैं जिसके ऊपर जिसका यूज होगा, जो हम फ्री बॉडी डायग्राम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर कुछ टॉपिक को लेंगे। ये जो टॉपिक होगा वो टॉपिक आपको नीट एग्जामिनेशन 2021-22 और आईआईटी जेई मेन जेई एडवांस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और इवन यू आर स्टडी इन क्लास 11th and you are preparing for the MCQ, so this numerical also will be very useful to you। तो पूरे न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखेंगे। मैं पूरे बेसिक स्टेप्स को लूंगा और उस चीज को एक एक स्टेप करके आगे करूंगा। आप कॉपी रजिस्टर लेके बैठेंगे ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले ले। अभी जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम हम करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम एक विद फ्रिक्शन होता है, एक विदाउट फ्रिक्शन होता है। तो विद फ्रिक्शन में अभी हमने फ्रिक्शन नहीं लेंगे, बिना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी एक टाइप के फोर्स है। तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, उस फोर्स का क्या एक्शन है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अभी तक हमने दो फोर्सेस का यूज किया है। एक फोर्सेस नॉर्मल जो फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, एफ का यूज किया है। दूसरा बॉडी का वेट का यूज किया है। तीसरा नॉर्मल रिएक्शन का यूज किया है। तो एक फोर्स एफ जो मैकेनिकल फोर्स है, दूसरा बॉडी का वेट, नॉर्मल रिएक्शन, और एक और फोर्स होगा जिसको हम टेंशन बोलते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका बेसिक या आप कह सकते हैं उसका न्यूमेरिकल पार्ट में क्या एप्लीकेशन है, उस चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट mg होता है और mg की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होता है। तो वेट mg एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस होता है। तो परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस होता है नॉर्मल रिएक्शन, एन उसके बारे में यूज करेंगे, एन या आर यूज कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को कुछ लोग सिर्फ नॉर्मल भी बोल सकते हैं या नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। एक फोर्स होता है टेंशन। टेंशन जो होता है वो स्ट्रिंग में फोर्स होता है, स्ट्रिंग या थ्रेड, कोई धागे में, लेकिन वो धागा टाइट होना चाहिए। ये कंडीशन है, वो धागा टाइट होना चाहिए। अगर ये धागा स्लो है तो वो फोर्स फिर काम नहीं करता। तो ये यहाँ पे हमने सभी तरह के फोर्सेस के बारे में बात किया। तो हमने अभी फोर फोर्स के बारे में बात करेंगे हम। पहला हमने जैसा कि बताया कि एक एक करके ये सभी फोर्सेस हम अभी, तो जो कि हमने यहाँ फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में हमने एफ बी लिखा है। फ्री बॉडी डायग्राम साफ साफ मैंने लिख दिया है कि विदाउट फ्रिक्शन है ये। तो विदाउट फ्रिक्शन हमने साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो उस कंडीशन का सीधा मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी फोर्स यहाँ पे हम अभी करेंगे, जो भी फोर्स हम सॉल्व करेंगे आपके साथ, राइट। तो जो भी फोर्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में विदाउट फ्रिक्शन का है, तो पहले फोर्सेस के लिए सिंबल आप नॉर्मली एफ यूज कर देना। फोर्स का मतलब फिजिक्स में हमेशा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पे काम कर रहा है और दोनों का नेट रिजल्ट जीरो है, तो वो बैलेंस फोर्स नहीं, वो अनबैलेंस फोर्सेस कहा जाएगा। वेट, बॉडी का वेट जो है वो mg होता है, mg एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, mg एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो वेट हमने यहाँ पे सेकंड में जो वेट लिखा है, वेट ये mg होगा और ये हमेशा डाउनवर्ड होगा। इसमें कोई भी मैटर नहीं, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इट इज वर्टिकल डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आते हैं। आप अलग अलग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को हम आर या कभी कभी कुछ लोग एन से डिनोट करते हैं, बोथ आर राइट। नॉर्मल रिएक्शन को आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज दैट फोर्स व्हिच इज एक्टेड बाय, normal reaction is that force which is acted by supporting surface।
which is acted by supporting surface and perpendicular to it। चाहे जो भी सरफेस हो नॉर्मल रिएक्शन का, उस सरफेस का सपोर्टिंग सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सरफेस सपोर्ट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर होगा और उसके परपेंडिकुलर भी होगा, ये भी कंडीशन है, उसके 90 डिग्री, सपोर्टिंग सरफेस के ऊपर 90 डिग्री। एंड थर्ड जो यहाँ पे फोर्स है, हम यहाँ पे टी टेंशन लिखते हैं। टेंशन हमेशा थ्रेड या स्ट्रिंग में काम करेगा, लेकिन वो टाइट होना चाहिए। ये टाइट लूज में काम नहीं करेगा। तो अभी एक एक करके हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, जो कैसे कैसे यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे टाइट थ्रेड या आप उसको स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। थ्रेड आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बताया कि थ्रेड, स्ट्रिंग और टाइट, इस कंडीशन में यहाँ पे ये चीजें काम करेगी। अब यहाँ पे और भी अगला इसके कंडीशन को लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट, जो ऊपर आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि डायग्राम में हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पे मैं कलर रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक सरफेस लिया हुआ है, जो सरफेस लिया हुआ है, ब्लैक कलर का सरफेस लिया हुआ है। जो मैं अभी हाईलाइट करूंगा, इस हाईलाइट में क्या होगा कि एक लाइन, जिसको भी मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, वो लाइन आएगी उसके ऊपर और वो लाइन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। या मैं यहाँ पे टॉर्च का सिंबल ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, जो टॉर्च की एक लाइन आएगी, ये लाइन यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने एक बुक रख दिया है, ये ब्लू कलर का बुक रख दिया है, जिसका कवरेज बाहर से रेड कलर का है। ये बुक है और ये बुक का मास mg है। समझिए, बुक का मास mg है, तो बुक का जो वेट होगा, जैसा कि मैंने बताया, वेट बुक का मास अगर m है तो उसकी वेट mg। mg एक फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम करेगा, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, mg। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो mg यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है। इसी कंडीशन में आप अब यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है, वेट mg हो गया ऑब्जेक्ट की, वो अगर टेबल के ऊपर है, यहाँ ब्लैक कलर टेबल यूज किया गया, इस टेबल के ऊपर ये बुक है, बुक अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक वेट फोर्स लगा दिया, बट बुक को सपोर्ट टेबल कर रहा है, तो सपोर्टिंग सरफेस इज also acts a force that is normal reaction and perpendicular to it। तो ऊपर की डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि एक एन ऊपर की तरफ एरो लग रहा है। ये एरो जो है, ये बुक जो है, ये टेबल जो है बुक पे लगा रहा है। सपोर्टिंग सरफेस यहाँ पे टेबल है, टेबल बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एंड दिस फोर्स इज एन, दिस फोर्स इज एन लग रहा है। और यहाँ पे एक और जो इंटरेस्टिंग बात है कि दो फोर्स लग रहा है, बुक भी नीचे नहीं जा रहा है और टेबल भी नीचे, बुक ऊपर नहीं जा रहा है और टेबल नीचे आना नहीं आ रहा है। जबकि बुक पे, बुक की जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है टेबल पे, और टेबल का जो फोर्स है बुक के ऊपर वो ऊपर की तरफ है, कोई मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे का बैलेंस है। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n इक्वल टू mg। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट यहाँ पे इक्वल आ रहा है, जिस चीज को आप लिख लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट। ये इसका इक्वेशन का एक पार्ट हो गया। अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगा। तो यहाँ पे वही एक चीज है कि डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर है। वेट, वेट जो है mg है, जो डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, ये ऊपर काम करता है। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल चीज है, जिस चीज को यहाँ पे हमने ये क्लियर किया है। अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगा जिसमें कि नॉर्मल रिएक्शन को और एक दो अलग अलग एग्जांपल से क्लियर करेंगे और वेट को भी क्लियर करेंगे। आपने अभी यहाँ पे जो इस पेज में तीन अलग अलग डायग्राम है, जिस डायग्राम में
हमने इन चीजों को, जो पहले नॉर्मल रिएक्शन है, इस चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, तो आपको मैंने ये बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन एक टाइप का फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस एंड एक्टेड बाय सपोर्टिंग सरफेस है। इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एक वॉल था, टेबल था, उस टेबल बुक को सपोर्ट कर रहा था, तो टेबल ने बुक के ऊपर एक फोर्स लगाया अपने परपेंडिकुलर। अभी जो आपके पास यहाँ फिगर है, इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सबसे पहला जो फिगर, फर्स्ट फिगर है, इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर यहाँ पे है, उस फर्स्ट फिगर में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट फिगर है, इस फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि एक वॉल है। तो फर्स्ट फिगर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वॉल है, ये वॉल है यहाँ पे, और इस वॉल के साथ एक बुक रखा हुआ है, वॉल के साथ यहाँ बुक है, और बुक के ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है। इस बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, आप ये फोर्स को एफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफ एक फोर्स लग रहा है, जो रेड कलर का एरो वॉल के ऊपर टुवार्ड्स बुक लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे दूसरा चीज क्या हो रहा है कि इस बुक की खुद की जो मास है एम है, बुक की खुद की मास एम है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वेट, वो mg, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो पहले वाला, इससे जो पहले पार्ट में हमने जो वेट नहीं लगाया था, बट यहाँ वेट लगाया था। और एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होता है कि हमारे मन में आता है कि टेंशन इज इक्वल टू वेट, जैसा कि इससे पहले वाले आप फिगर में देखिए, हमने यहाँ पहले वाले फिगर में टेंशन इक्वल टू वेट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या, टेंशन इक्वल टू वेट, इससे यहाँ पे क्या किया है, एन इक्वल टू mg किया हुआ है। बट अभी इस केस में मैं n इक्वल टू mg नहीं कर सकता हूं। n क्या होगा, n होगा जो परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस। तो सपोर्टिंग सरफेस यहाँ पे क्या है, वॉल है, और वॉल बुक के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा रहा है, वॉल जो बुक के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कुछ ऐसा है, वो फोर्स देख रहे हैं, तो फोर्स ये ऐसा लग रहा है, फोर्स बाहर की तरफ यहाँ फोर्स लग रहा है। तो जब यहाँ फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो ऑटोमेटिक यही नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मैं अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन हो रहा है हमारे पास, ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन और mg एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हो जाएगा इस कंडीशन में। तो एक जो हमारे मन में एक मिथ चलता है, जो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, कभी कभी स्टूडेंट को बार बार ये क्वेश्चन कर देते हैं, तो ये नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन के लिए एक ही कंडीशन है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस। अब ये सपोर्टिंग सरफेस कोई बार वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इनक्लाइंड भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम। अभी इसी चीज को हम लास्ट वाले डायग्राम, जो इंक्लाइंड प्लेन वाले जो हमारे डायग्राम है, इसी चीज को इंक्लाइंड प्लेन वाले डायग्राम में अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है आपके सामने, देख रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन ब्लैक कलर का इंक्लाइंड प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ इंक्लाइन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लू कलर का एक बुक रखा हुआ है, ब्लू कलर का बुक रखा हुआ है। और इसकी जो वेट होगी, इसकी वेट mg जो होगी वो नीचे की तरफ काम करेगी, ध्यान रखेंगे, उसकी वेट mg नीचे की तरफ काम करेगी। और नॉर्मल रिएक्शन जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस है, तो ये इंक्लाइन जब प्लेन है तो इसका सपोर्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ हो गया, इसका सपोर्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पे ऐसे ही होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। और वेट यहाँ पे mg होगा। और जो कंपोनेंट होता है रिजोल्यूशन और वेक्टर के हिसाब से, ये जो कंपोनेंट होंगे तो इसके दो कंपोनेंट किए जाएंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा। mg के दो कंपोनेंट होंगे, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा जो n के अपोजिट होगा, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस सब की कुछ वैल्यू सपोज कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मास है, उस ऑब्जेक्ट को मास को मैं m मान लेता हूं। तो इस कंडीशन में पहले यहाँ पे एक थीटा मालूम करना पड़ेगा कि ये जो थीटा कितना होगा। तो थीटा यहाँ पे हमने मान लिया है। थीटा वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन बनाता है,
ऑब्जेक्ट की वेट यहाँ नीचे की तरफ जो काम करेगी वो mg हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की नीचे की तरफ काम करती है। और यहाँ पे एक एंगल के बारे में कंफ्यूजन होता है, उसको मुझे ठीक करना है पहले। और n नॉर्मल रिएक्शन हो गया, n एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया, n यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक थीटा के बारे में जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को थोड़ा पूरे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन, अदरवाइज ये कंफ्यूजन हमेशा रह जाता है। ये भी यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरा, ये यहाँ पे थीटा हो जाता है, ये थीटा। तो उसके हिसाब से अगर ये थीटा हो जाता है तो पहला तो क्वेश्चन आएगा थीटा क्यों होगा। मैं अभी उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यही थीटा क्या होगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी पतली येलो कलर की ड्राइंग करूंगा, उस ड्राइंग से आप एनालाइज करके बताएंगे कि वो थीटा क्यों होगा। तो देखिए, ये जो mg नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने इसको येलो कलर से थोड़ा नीचे मिला दिया। जब येलो कलर से नीचे मिला दिया तो ये जो पोर्शन है ये 90 हो जाएगा यहाँ पे, ये पोर्शन यहाँ पे 90 हो जाएगा। और अगर ये थीटा है तो ये वाला जो पोर्शन है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और चूंकि ये जो पोर्शन यहाँ पे है तो यहाँ भी 90 पैरेलल आएगा, तो ये भी पोर्शन यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक अगर ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो थीटा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन है हमारे पास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो mg नीचे की तरफ है, ये mg नीचे की तरफ है, तो इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट आप यहाँ पे कर लीजिए। तो mg के आपको ये क्लियर हो गया होगा कि थीटा हमने इधर क्यों लिया है, या डाउट है? नहीं, आगे समझ। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये पोर्शन जो नीचे है वो थीटा है, तो ये यहाँ पे mg cos थीटा हो जाएगा। और ये दूसरा का जो पोर्शन हो जाएगा वो यहाँ पे mg sin थीटा का पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि हमने दो चीज सीखा कि इंक्लाइंड प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वेट mg डाउनवर्ड हो जाएगा। हमने इसके दो कंपोनेंट लिए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। बट जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है वो mg के अपोजिट भी नहीं है, mg sin थीटा के अपोजिट भी नहीं है, वो mg cos थीटा के अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि n इक्वल टू mg cos थीटा हमारे पास यहाँ पे सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ पे जो एक इक्वेशन आप लिख लेंगे वो n इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा। ये जो कुछ भी कर रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी बेसिक चीज कर रहे हैं इस चीज को 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा ना तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे सीधा mg लिखेंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा, टेंशन, थ्रेड, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगेंगे। स्टूडेंट्स को नॉर्मली प्रॉब्लम यहीं पे होता है, वो समझ नहीं पाते कि यहाँ पे n इक्वल टू mg cos थीटा क्यों हुआ। सर ने पहली बार n इक्वल टू mg कर दिया, दूसरी बार n इक्वल टू f कर दिया, तीसरी बार n इक्वल टू mg cos थीटा कर दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज क्यों हो रहा है। इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना जरूरी है, और न्यूमेरिकल में फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। अभी ये जो हमने लिखा है लाइक सीलिंग और टेंशन, वहां पे मेनली मुझे टेंशन को बताना है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन को समझाने के लिए मैं एक और अभी नेक्स्ट पेज में एक और डायग्राम लेता हूं, जहां पे मैं थोड़ा इसको और ज्यादा क्लियर करूंगा, और ताकि आपको फिर से मैं उसके बाद टेंशन के ऊपर आ जाऊंगा। तो एक डायग्राम और लेने के बाद मैं टेंशन के ऊपर आ जाऊंगा। तो अभी नेक्स्ट पेज में अभी और मैं एक और ड्राइंग करके उसको करता हूं, ताकि देखिए यहाँ पे कुछ इंक्लाइंड प्लेन हमने सपोज किए। इंक्लाइंड प्लेन में यहाँ पे एक पॉइंट O है, एक A है और दूसरा B है। OA और OB इंक्लाइंड प्लेन है, जिसके बीच का एंगल बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है। इसमें यहाँ पे एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट लिया गया है, जिस ऑब्जेक्ट की मास m है, और इस ऑब्जेक्ट की मास m है, और यहाँ पे इसका सपोर्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पहले सपोर्टिंग सरफेस देख लीजिए। यहाँ पे OA और OB ये सपोर्टिंग सरफेस है, OA और OB यहाँ पे सपोर्टिंग सरफेस है। इस सपोर्टिंग सरफेस को ये जो ब्लैक कलर का स्फीयर है, ये ब्लैक कलर का स्फीयर उसके ऊपर स्टे कर रहा है।
तो इसके यहाँ पे सपोर्टिंग पॉइंट, दो सपोर्टिंग पॉइंट दोनों साइड से इसको सपोर्टिंग पॉइंट है। इस सपोर्टिंग पॉइंट से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन, दोनों जैसा कि मैंने कहा सपोर्टिंग सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। और बॉडी का जो वेट है, वो बॉडी का मास अगर m है तो उसकी वेट नीचे की तरफ mg काम कर रहा है। नीचे की तरफ वेट यहाँ क्या काम कर रहा है, यहाँ पे mg नीचे की जी। तरफ, यहाँ वेट नीचे की तरफ mg काम कर रहा है। तो इसके नॉर्मल रिएक्शन जो है, दो नॉर्मल रिएक्शन n1 और n2 है। तो अगर ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारे से पूछा जाएगा कि इसका नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे दो नॉर्मल रिएक्शन है, सपोर्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब दो नॉर्मल रिएक्शन है, जब दो नॉर्मल रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में, जब दो नॉर्मल रिएक्शन है, तो भी उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का वेट n1 इक्वल टू mg या n2 इक्वल टू mg नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे n1 n2 का जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान रखिए n1 n2 का जो रिजल्टेंट होगा, जो बीच में जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो n1 n2 का रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट जो होगा वो mg के बराबर होगा। तो वैसे कंडीशन में अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जब मुझे यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पे n1 n2 के रिजल्टेंट को, n1 n2 को रिजल्टेंट को मुझे यहाँ पे बीच में बताना पड़ेगा, जो कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ n1 n2 का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। n1 n2 का रिजल्टेंट यहाँ पे बीच में ये यहाँ पे आ जाएगा। तो n1 n2 के रिजल्टेंट को मैं यहाँ पे r मान लेता हूँ, और r की मैं वैल्यू भी निकाल दूंगा, मैं r यहाँ पे ले लेता हूँ। और r की वैल्यू अगर चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों n1 n2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ r की वैल्यू रूट अंडर n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर होगा। n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे r इक्वल टू mg हमारे पास हो गया है, r इक्वल टू mg हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो मैंने अभी क्या किया है कि अभी हमने लगभग 4 ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने वेट और नॉर्मल रिएक्शन के रिलेशन को समझाने की आपको कोशिश किया है, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, पहला नहीं ये आखिरी एग्जाम्पल है 4 में से। इससे पहले का जो हमने एग्जाम्पल लिया है, वो हमने पहले का, इससे पहले का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, जिसमें कि हमने वाल को बुक के साथ यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमने बताया है कि यहाँ पे n जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के f के बराबर यहाँ पे आया है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा हमने यहाँ एग्जांपल ये भी लिया है कि ये जो n है वो mg cos थीटा के बराबर कैसे हुआ, हमने ये भी एग्जांपल लिया है। तो आपने 2 एग्जांपल यहाँ देख लिया, पहले एग्जांपल, एक और इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे n इक्वल टू mg आपको बताया है। तो मुझे क्या लग रहा है कि अब आपको नॉर्मल रिएक्शन और वेट के बीच में रिलेशन के लिए हमने 4 केस ले लिए हैं, तो ये केस मेरे हिसाब से एनफ केस है। अब मुझे यहाँ पे एक जो दूसरा केस बताना है, जिस केस का नाम है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं टेंशन। टेंशन मुझे बताना है। तो अभी आप सबसे पहला स्टेप टेंशन का एक डेफिनेशन लिख लेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुझे आपको भी टेंशन बताना है, टेंशन होता क्या है। तो टेंशन के बारे में कुछ बेसिक चीजें। सबसे पहला और छोटा पॉइंट, टेंशन को मैं टी से डिनोट करूंगा, पहला चीज टेंशन को टी से डिनोट करूंगा। और टेंशन कहां पे लगता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इन टाइट टाइट स्ट्रिंग और थ्रेड। टाइट में लगेगा, लूज में नहीं लगेगा, पहला स्टेटमेंट ये है। अगर हम उसको टाइट रखेंगे तभी टेंशन लगेगा, और लूज में नहीं लगेगा, एक कंडीशन है। दूसरी आती है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो दूसरी पॉइंट जो आती है अबाउट डायरेक्शन ऑफ टेंशन, तो मैं यहां पे डायरेक्शन ऑफ टेंशन के बारे में कुछ चीजें और क्लियर करता हूं। जो डायरेक्शन ऑफ टेंशन है वो फिक्स नहीं है, पहली चीज है। जो डायरेक्शन ऑफ टेंशन है वो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। फिर हम, टेंशन एक फोर्स है, तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने का, आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका एक है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन काम करता है। आप लिखेंगे टेंशन एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। थ्रेड के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन वर्क करता है, ये है। तो दो चीजें यहां पे हमने लिखा कि टेंशन की डायरेक्शन
कैसे निकालेंगे और टेंशन किस कंडीशन में काम होगा। अगर किसी कंडीशन में लूज स्ट्रिंग है तो वहां पे टेंशन 0 कर देंगे। तो यहां पे बिल्कुल लिख देते हैं, इन लूज थ्रेड टेंशन T इज 0। ये आपको इतना याद रख लेना है। अब मैं ये जो राइट साइड में डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर पूरा मेरा फोकस है। यहाँ पे जो बीच का जो डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। इस डायग्राम में क्या लिए है मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। इस डायग्राम में हमने सबसे पहले एक लाइक सीलिंग, सीलिंग का मतलब एक सपोर्टिंग चीज लिया है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक फिक्स रेड कलर का जो देखा हुआ है, इसके साथ एक थ्रेड हैंगिंग है। यहाँ पे एक थ्रेड हैंगिंग है और इसके साथ एक थ्रेड हैंगिंग है ब्लैक कलर का, और इसके साथ एक बॉल है। इसके साथ एक बॉल है। बॉल की मास कुछ होगी, वेट है जो डाउनवर्ड है, तो बॉल की वेट को मैं यहाँ पे mg कर देता हूं, डाउनवर्ड यहाँ पे mg कर देता हूं। तो वे बॉल की वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन आता है कि बॉल की वेट जब डाउनवर्ड कार एक्ट कर रहा है तो टेंशन यहाँ पे थ्रेड में टेंशन होगी, क्योंकि थ्रेड में जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ, थ्रेड में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। जब थ्रेड में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ऑटोमेटिक उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगी। वर्ड को समझिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगी। तो टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे होगी, ध्यान रखिए इसके ऊपर, ठीक टेंशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, और इसमें टेंशन में टी ले लेता हूं। तो मैं यहाँ पे अगर उस चीज को फॉलो करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है कि मैंने यहाँ पे टेंशन टी लिख दिया, थ्रेड में टेंशन टी लिख दिया। अच्छा, एक और चीज है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंशन की वैल्यू पूरे स्ट्रिंग में सेम होती है इफ, कंडीशन है इफ इट्स मास इज सेम एंड देयर इज पुल्ली इज फ्रिक्शनलेस। कंडीशन है अगर पुल्ली में फ्रिक्शन नहीं है एंड थ्रेड इज मासलेस, मासलेस का मतलब वेरी लाइट, देन टेंशन इज सेम। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या, हमने टेंशन के बारे में बता दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन इक्वल टू mg हो जाएगा, T इक्वल टू mg हो जाएगा, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। यहाँ पे टेंशन इक्वल टू mg इस कंडीशन के लिए हमारे पास हो गया है। तो आप यहाँ पे आप लिख रहे हैं टेंशन इक्वल टू mg, आपने लिख दिया है। एक कंडीशन और है जो यहाँ पे समझना है, उस चीज को भी आप समझेंगे पूरी ध्यान से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आप देखिए ऊपर वाले बारे बारे में सोचिए। यहाँ पे सीलिंग क्या करता है, सीलिंग थ्रेड को अपने, तो उसको टाइट किया हुआ होगा, यहाँ पे टाइट किया हुआ है, तो जब मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो जिस पॉइंट पे उसको टाइट किया हुआ है ऑटोमेटिक वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ऑटोमेटिक वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अपर वाले पार्ट में थ्रेड को सीलिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, थ्रेड वाले पार्ट में सीलिंग थ्रेड पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, क्योंकि नीचे वाले जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ लगेगा। अगर वो ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो नीचे वाला फोर्स उसको खींच ले जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में वहां पे अगर मुझे पूछा जाएगा कि वहां पे टेंशन कितना है, तो वहां पे टेंशन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये मासलेस है, टेंशन तो उतना ही रहेगा। बट ऊपर के कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो है, जैसा कि मैंने बताया अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो टेंशन वहां पे नीचे की तरफ काम करेगा अपर वाले पार्ट में, जहां सीलिंग से इसका अटैचमेंट है। और बॉल चूंकि नीचे की तरफ खींच रहा है तो बॉल वाले पार्ट में इसका टेंशन ऊपर की तरफ होगा, बॉल वाले पार्ट में इसका टेंशन ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर वाले पार्ट में इसका टेंशन नीचे की तरफ होगा। तो हमने यहाँ पे टेंशन का एक एग्जाम्पल ले लिया है, आप इसको पूरी तरीके से समझ लेना है। फिर मैं अभी एक दूसरा एग्जांपल लूंगा जो इसका सेकंड और इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको सभी बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे। इवन शायद जी मेन या नीट में लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन था, शायद नीट में ही था, जी मेन या नीट में इसी के ऊपर क्वेश्चन था। कई एक बार
और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है, तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन को पहले स्टेप्स में आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का बेसिक पार्ट क्या है, सबसे ऊपर एक सीलिंग टाइप स्ट्रक्चर है जिसने एक मेन थ्रेड को सपोर्ट दिया हुआ है, मेन थ्रेड को सपोर्ट दिया हुआ है। तो मेन जिस थ्रेड को सपोर्ट दिया हुआ है, इस मेन जिस थ्रेड को सपोर्ट दिया हुआ है, उसके साथ एक पुल्ली टाइप स्ट्रक्चर है, पुल्ली आप समझ रहे हैं, और इस पुल्ली के ऊपर एक थ्रेड जो है नीचे से ऊपर पूरा थ्रेड घूम के आया है, ध्यान रखिए नीचे से पूरा ऊपर थ्रेड आया है, और दोनों थ्रेड के दोनों एंड पे एक एक ऑब्जेक्ट हैंगिंग में है जिसकी मास अलग अलग होगी। उसमें हम एक की मास m1, दूसरे की मास m2 ले लेंगे। तो आपने देखा एक ऊपर सीलिंग है, सीलिंग के साथ एक थ्रेड, उस थ्रेड के साथ पुल्ली हैंगिंग में है, पुल्ली मासलेस है, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और उस पुल्ली के ऊपर एक थ्रेड उसके ओवरलेप रैप्ड किया हुआ, लपेट कर जाया गया है, और यहाँ की मास m1 और m2 ऑब्जेक्ट की दो मास लेते हैं, सेम मास नहीं है, डिफरेंट मास है। अब होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस दोनों ऑब्जेक्ट की मास की वजह से ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड पूरा टाइट रहेगा, लूज नहीं रहेगा। जब टाइट होगा तो इसके अंदर भी टेंशन होगा, इसके अंदर भी टेंशन होगा। लेकिन ये टाइट है और सेम थ्रेड है, तो मैंने बताया था कि सेम थ्रेड में टेंशन सेम होती है। कंडीशन क्या है, टिल पुल्ली इज फ्रिक्शनलेस एंड थ्रेड इज मासलेस, तो पूरे में हम सेम टेंशन लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे टेंशन ले लेता हूं, और एक दूसरा टेंशन होगा, ये ऊपर वाली में होगा क्योंकि ये अलग है, तो उसकी टेंशन अलग होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे हम अभी टेंशन ले लेते हैं, और यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन को भी बता देते हैं। तो टेंशन की डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे होगी, तो सबसे पहले मैंने बताया कि वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट का मास ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक तो यहाँ पे इसका वेट नीचे की तरफ, यहाँ पे तो एक वेट नीचे की तरफ यहाँ पे काम करेगा ऑब्जेक्ट में, और इस दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वेट नीचे की तरफ काम करेगा, और टेंशन यहाँ पे, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ ऐसे टेंशन काम करेगा, और यहाँ भी एक टेंशन काम करेगा यहाँ पे। तो ये हमने टेंशन ले लिया, बट दोनों में टेंशन सेम रहेगा, इसलिए कोई इसमें मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं कि टेंशन। अब यहाँ पे टेंशन की हम वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पहला हम इसका मास को m1 ले लेते हैं, m1g। इसकी मास को मैंने m1 मान लिया, और दूसरे वाले मास को, नीचे की मास जो है, इसका मास को मैं m2g मान लेता हूं, जो नीचे की तरफ है। तो m2g और m1g नीचे की तरफ और ऊपर तरफ की तरफ मास है, और यहाँ पे टेंशन t है, और यहाँ भी टेंशन t है। दोनों का मास, और ऊपर वाले में भी टेंशन लेते हैं, ऊपर वाले में टेंशन को मैं T1 ले लेता हूं। अब यहाँ पे मास डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी मास डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना क्या है कि एक ऑब्जेक्ट, इसमें आप एक और चीज सपोज कर लीजिए कि m2 इज ग्रेटर देन m1, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मास दोनों का बराबर नहीं है। तो m2g और m1g दोनों नीचे की तरफ काम कर रहा है, m2g की मास ग्रेटर है, तो क्या होगा, m2g नीचे की तरफ आएगा और m1g ऊपर की तरफ आएगा, मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो उस एक्सेलरेशन को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा m2g, और ये m1g ऊपर की तरफ जाएगा, और इसकी एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे a मान लेता हूं। तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, और वो ऊपर a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो m2g के नेट फोर्स को अगर निकालते हैं, मैं m2g के नेट फोर्स को अगर निकालता हूं, तो यहाँ पे m2g के नेट फोर्स को निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा, और m2g डाउनवर्ड फोर्स m2g माइनस अपवर्ड फोर्स टेंशन इक्वल टू नेट फोर्स m2a। इसको इक्वेशन आप 1 ले लो। सेकंड के लिए, जो m1g ऑब्जेक्ट के लिए है, उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ है,
और M1G नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो नेट फोर्स होगी वो टेंशन माइनस वेट हो जाएगा M1G, और उसकी वैल्यू हमारे पास M1A आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके टेंशन और एक्सेलेरेशन निकालना है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टेंशन और एक्सेलेरेशन निकालना होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे टेंशन और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए। तो सबसे सिंपल तरीका यह है कि इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद एक वैल्यू निकलेगा, और जो वैल्यू निकलेगा उसको आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अभी उसी चीज को करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे उस कैलकुलेशन को करूंगा, आप पूरे ध्यान से इसको देखेंगे। सिंपल एडिशन करूंगा और मैं वो कैलकुलेशन करूंगा। तो वो कैलकुलेशन मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखेंगे। आप भी चाहे तो उसको लिख सकते हैं या साथ साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आप जानते हैं ऐड करने के बाद ये जो टेंशन, पहला वाला जो टेंशन है वो दूसरे वाले टेंशन के साथ इस टेंशन और ये टेंशन प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऐड करने के बाद होगा ऐड। ऐड करने के बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे M2G माइनस M1G इक्वल टू M2A प्लस M1A। फिर इसमें G कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा M2 माइनस M1 इक्वल टू, फिर से A कॉमन ले लें अगले स्टेप में, M1 प्लस M2। और फिर एक्सेलेरेशन आपके पास A इक्वल टू आ जाएगा एक्सेलेरेशन M2 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये यहाँ पे हमने एक्सेलेरेशन की एक वैल्यू निकाल दी है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू इक्वेशन 3 में निकल के आ गया हमारे पास। दिस इज इक्वेशन 3। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे दोनों चीज को सॉल्व करना है, टेंशन भी निकालना है और एक्सेलेरेशन भी निकालना है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू इक्वेशन 3 वाले को इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट करेंगे तो टेंशन हमारे पास आ जाएगा। किसी में भी पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैं एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है, जो एक्सेलेरेशन इक्वेशन 3 की वैल्यू है, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है M2G माइनस टेंशन इक्वल टू M2A है। तो A की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूंगा। तो मैं यहां एक ब्रैकेट लेता हूं और ये M2 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2 आ गया। तो हमने यहाँ पे M2A में A की वैल्यू पुट कर दिया, M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2E। फिर मैं T इक्वल टू M2G, T इक्वल टू M2G माइनस, माइनस में ये पूरी वैल्यू को मैं यूज कर देता हूं। पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में यूज करने के बाद यूज कर दूंगा। तो ये वैल्यू जो मुझे आ जाएगा, तो M2G M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे M2G को कॉमन ले लेता हूं और ये 1 माइनस M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 आता है। और ये फिर अगले स्टेप्स में यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे एक स्टेप्स और है जिसको आप सॉल्व करते हैं, तो फाइनली जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पास टेंशन की ये वाली वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, T इक्वल टू 2M1 M2G
बाई m1 प्लस m2 हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टेंशन और एक्सलेशन दोनों निकालना और टेंशन का एप्लीकेशन, वेट का एप्लीकेशन, तो ये सभी टाइप्स ऑफ फोर्सेस का एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी इस चीजों में किया है। तो अभी हमने हमने इसके अंदर जो इससे पीछे वाले डायग्राम के हमने सभी केस कर लिए, इसके भी केस कर लिए। अब मुझे एक जो इसके बाद का केस है ये वाली केस करनी है, ये भी उसका एक एप्लीकेशन है। तो ये वाली जो केस है इसका एप्लीकेशन अभी हम कर लेते हैं। तो अभी अभी आपने देखा कि न्यूमेरिकल हमने जो किए हैं जिसमें हमने टेंशन का एप्लीकेशन किया, नॉर्मल रिएक्शन का यूज किया, हमने वेट का यूज किया है। अब टेंशन के और नॉर्मल रिएक्शन के एप्लीकेशन के बेसिस पे दो और न्यूमेरिकल बताते हैं। ये सभी क्वेश्चन जिनको भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत यूजफुल न्यूमेरिकल है। जिनको भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है उनको बहुत यूजफुल है। इस न्यूमेरिकल को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे और ये उनका टॉपिक में बहुत अच्छा हो जाएगा, मास्टरी हो जाएगा। इनको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखें। ये वीडियो जी मेन और नीट के पर्पस से बनाया जा रहा है। डेली आपके पास 2-3 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर पे 3-4 क्वेश्चन लेवल 1 लेवल 2 करके आते जाएंगे और आप बिना किसी ट्यूशन के न्यूमेरिकल में मास्टरी करते जाएंगे। आप इसको बार बार देखना है, प्रैक्टिस करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाना है। तो अभी अब आपके साथ जो मैं उस क्वेश्चन में 2 और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें कि टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन होगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अभी आप यहां पे क्या देख रहे हैं? अभी आप यहां पे देख रहे हैं कि हमने यहां पे एक बेस लिया हुआ है, कोई सपोर्टिंग सरफेस लिया हुआ है। इस सपोर्टिंग सरफेस के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट है, एक की मास m1 है और दूसरे की मास m2 है। एक यहाँ पे रेड कलर का ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m1 है और दूसरा यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m2 है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है F। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन m2 बाई m1। ये क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे तो क्वेश्चन में आप वही चीज यहां कि फोर्स ऑन m2 बाई m1, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसमें नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ गिवन वैल्यू। पहले एक्सेलरेशन निकालना है टर्म्स ऑफ गिवन। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास यहां पे गिवन है ऑब्जेक्ट का मास m1 m2 और f। एक कॉमन मिस्टेक्स जो यहां पे स्टूडेंट करते हैं जब भी फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन है तो कुछ ऐसे भी चीजों को ड्रॉ कर लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं जिसकी क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती। जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का जो वेट है m1, जो वेट है दोनों का, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट यहाँ पे m1g कर देंगे, फिर m2g कर देंगे, जिसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बाय सपोर्टिंग सरफेस कर देंगे, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं है और नहीं कुछ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि m2 m1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन m2 बाई m1। तो m1 पे यहाँ पे m1 ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है ये हमारे से पूछा जा रहा है, फोर्स ऑन m2 बाई m1। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो जो मुझे यहाँ पे निकालना है वो फोर्स, वो क्या फोर्स निकालना है मैं वहां एरो से बताता हूं। मुझे यहाँ पे एक ये फोर्स निकालना है, मुझे यहाँ पे ये फोर्स निकालना है जो मैंने अभी रेड कलर के एरो में लिखा। सपोज करो ये फोर्स हमारे पास स्मॉल f1 है, ये फोर्स हमारे पास स्मॉल f1 फोर्स है। ये स्मॉल f1 फोर्स हमें निकालना है। तो फिर क्या करें? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। नेट एक्सेलरेशन के लिए टोटल फोर्स, टोटल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। तो फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। यहां ऑब्जेक्ट का टोटल मास m1
प्लस m2 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू a इक्वल टू एफ बाई m1 m2, ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ गया। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, उस चीजों को ध्यान से देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट m1 m2 पे जितना फोर्स लगाता है, ध्यान रखेंगे, m2 ऑब्जेक्ट भी m1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। और ये जो एक्सेलरेशन निकल के आई है, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम है। ये दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम है। तो मैंने यहां पे ये बताया कि जितनी m1 m2 पे फोर्स लगाता है, m2 भी m1 पे उतना ही फोर्स लगाता है, और एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। तो इसका मतलब F1 जो हमने लिखा है m1 m2 पे है, तो m2 भी m1 पे F1 ही लगाता है। तो अगर आपने F1 निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। F1 निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं F1, मैंने इस साइड का भी फोर्स को F1 ही माना। तो अगर मैं M2 के बारे में पूछूंगा तो M2 पे टोटल कितने फोर्स लग रहा है? तो M2 पे 2 फोर्स लग रहा है। M2 पे एक फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में F, और लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1। और इसके बाद भी M1 ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, नेट फोर्स। तो M2 के नेट फोर्स को लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा F माइनस F1 इक्वल टू M1 ए। इस इक्वेशन में F1 निकाल देंगे, वही फोर्स है। तो F1 फिर मैं F माइनस M1 ए इक्वल टू F2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं। तो F माइनस M1 ए, और ए की वैल्यू है F बाई M1 प्लस M2 इक्वल टू F2। इसी चीज को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आता है F2 इक्वल टू, सॉरी F2 नहीं, F1 ही हमारे पास है, F2 कोई टर्म नहीं हमारे पास। तो F1 इक्वल टू हमारे पास यहां सॉल्व करके जो वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है M2F अपॉन M1 प्लस M2। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहां पे हमें F1 निकाल दिया, और F1 ही वो फोर्स है, F1 ही फोर्स है जो M2 M1 पे लगा रहा है। इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये 2 ब्लॉक के लिए है। इसी सेम कंसेप्ट पे 3 ब्लॉक का भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक का किसी भी का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं इसी पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, जो स्ट्रिंग के लिए भी मैं ले लेता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमें एक स्ट्रिंग से रिलेटेड और 3 ब्लॉक से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम करेंगे। ये हमारा सीरीज 1 है इस फोर्स बॉडी डायग्राम का। सीरीज 2 में आप और ज्यादा ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करें, नीट के लिए बार बार प्रैक्टिस करें, और हमारे अलग अलग और भी नीट के लिए अलग अलग चीजें आती जाएगी। तो नीट के लिए जो भी हमारी क्लासेस चलती है, नीट के लिए जो भी हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है, उन सभी क्लासेस करने के लिए जो हमने नंबर यहाँ पे अभी लिखा है 9811711105, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे असिस्टेंट से या मेरे से भी डायरेक्ट आपकी बात हो सकती है। मैं नित्यानंद। आप इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।